नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। आज 14 नवंबर 2016 को अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले अपनी छोटी सी अनाउंसमेंट्स के साथ, जो अनाउंसमेंट्स हमारी हर वीक की होती हैं। इस वीक की अपॉइंटमेंट्स कहाँ पर हैं? फिंचली ऑफिस में इंशाल्लाह। मुझसे अभी भी लोग पूछते रहते हैं कि जी साउथ हॉल ऑफिस में कब करेंगे अपॉइंटमेंट्स, या उधर इल्फर्ड ऑफिस में कब होंगी। इल्फर्ड ऑफिस और साउथ हॉल ऑफिस को बंद किए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। बंद करने का मकसद क्या था? जिस तरह मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इस काम को फैलाने से सिर्फ बात नहीं बनती, काम का स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई शिकायतें आने लग जाएँ कि जी आपका काम आपके दफ्तरों में सही नहीं हो रहा, तो मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं उन दफ्तरों को चलाने का। सो इसलिए मैं अब फिंचली ऑफिस से काम करता हूँ, खुद देखता हूँ, खुद फाइलें देखता हूँ, खुद एप्लीकेशंस देखता हूँ, खुद क्लाइंट से मिलता हूँ, खुद केयरिंग करता हूँ हेयरिंग्स के लिए और जो तैयारियां करनी होती हैं उन कामों के लिए। अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिंचली ऑफिस में ही मुलाकात होती है। फिंचली ऑफिस हमारा सेंट्रल लंदन तो नहीं, बट हमारा हेड ऑफिस है नॉर्थ लंदन का, और वहीं पे मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह लोगों से। कल यानी ट्यूसडे वाले दिन, बुध वाले दिन भी इंशाल्लाह फिंचली ऑफिस में मुलाकात होगी, और जुमे वाले दिन भी फिंचली ऑफिस में ही लोगों से मुलाकात होगी। थर्सडे वाले दिन यानी जुमेरात को इस दफ़ा मैनचेस्टर की बारी है। लास्ट वीक बर्मिंघम में अपॉइंटमेंट्स की थी और इस दफ़ा मैनचेस्टर की बारी है। इंशाल्लाह मैनचेस्टर में अपॉइंटमेंट्स होंगी। आप अगर मिलना चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, पहले से बुक करा लीजिए ताकि आपको किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े कि आपको बाद में अपॉइंटमेंट ना मिले। हर 2 हफ्ते में इंशाल्लाह मैनचेस्टर में आता हूँ। इस थर्सडे को यानी जुमेरात को मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। ये तो हमारी टाइम टेबल की बात होगी, इसको साइड पे करते हैं। अब बात करते हैं जो मैं आज का एक छोटा टॉपिक अपना दिमाग में रख के चला था कि मैं आज बात करूंगा उसके ऊपर। मैंने कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था कि एक जजमेंट आई है साला नाम की। उस जजमेंट में उन्होंने जो जिक्र किया है और जो बातचीत कर रहे हैं वो उन केसेस की हैं जिनकी अपीलें अभी चल रही हैं, जिनकी अपीलें लगने वाली हैं, और ये वो वाले मैटर्स हैं जहाँ पे आपने EEA डिपेंडेंट के तौर पे यानी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के तौर पे एप्लीकेशन डाली, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई और आपको अपील का राइट दिया गया। आप उस अपील के राइट के ऊपर कोर्ट में गए और आपने अपील कर दी। अब आपकी अपील की हेयरिंग आने वाली है और ये नया केस एक आ गया है जो ये कहता है कि आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, यानी आपका कानून की तरफ से ऑटोमेटिक कोई राइट नहीं बनता अपील का। अब इससे मैंने आपको बताया था कि जजेस की तरफ से एक कन्फ्यूजन मचा हुआ है कि इसको किस तरह से उन्होंने हैंडल करना है। 2 तरीके हैं इसको हैंडल करने के। एक तरीका ये है कि जज कहे कि जी साला जजमेंट अब आई है, इससे पहले वाले जितने केसेस हैं जो पाइपलाइन में आ चुके हैं उन केसेस को हम उसी तरह से हैंडल करेंगे कि उनके पास अपील का राइट है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ जजेस इसको इस नज़र से देखें कि साला जजमेंट के आने का मतलब ये है कि जितने पुराने अपील राइट्स चल रहे हैं उनका अब आगे कोई जवाज़ नहीं बनता और उनको आगे चलना ठीक नहीं है। मेरी पिछले हफ्ते एक हेयरिंग थी न्यूपोर्ट में। यहाँ पे हमारा एक इसी तरह का केस लगा हुआ था, पहले एडजर्न हुआ था और उसके बाद दोबारा उसकी अब हेयरिंग हुई, और वो हेयरिंग हमारी चली आगे। जज ने फैसला किया उसके ऊपर और हमारी अपील अलाउ भी कर दी, जो कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर थी। अब उसमें जो जज ने बात की वो उसने ये कहा कि जी साला जजमेंट आई है, ठीक है, जब से आई है तब से हम उसके मुताबिक ही उसको डील करेंगे, लेकिन उससे पहले के जो केसेस लग चुके हैं उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए कि इनका अपील का राइट है और उनको उसी अपील के राइट के मुताबिक ही आगे लेके चलना है। अब ये चीज़ आगे जाके कहीं चैलेंज होती है कि नहीं होती, ये देखना भी बाकी है। इस चीज़ में आगे कोई और होम ऑफिस की तरफ से कोई गाइडेंस आती है वो भी देखना बाकी है, या हो सकता है किसी और केस की तरफ से या अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से कोई गाइडेंस मिले, वो भी अभी देखना बाकी है। आज मैंने सोचा इसलिए मेंशन करता चलूँ क्योंकि हमारा केस एक पिछले हफ्ते लगा था। ना सिर्फ ये कि केस एडजर्न नहीं किया गया बल्कि उसको सुना जज ने, बल्कि ये कि वो अपील हमारी अलाउ भी की गई है। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये केसेस अभी भी हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। डिपेंड करता है आप कौन से जज के सामने और वो जज उसको किस नज़र से देखता है। अब आगे जाके आई एम श्योर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, कुछ केसेस वो होंगे जिनको जिस तरह से हमारे केस को अलाउ कर दिया गया और वहाँ पे होम ऑफिस उसके खिलाफ अपील में जाए, और कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे जज कह दे कि नहीं आपका कोई राइट ही नहीं बनता और जिसके खिलाफ हम लोग अपील में जाएं। ये जब सिचुएशन बनेगी अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर कोई ना कोई गाइडेंस आएगी। जब आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरी बात एक कुछ चल रही थी, आज भी एक साहब ने मुझसे जिक्र किया कि जी 1 दिसंबर से जो कानून बदल रहे हैं उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पे जो अपील के राइट्स लिए जा रहे हैं कि डिपोर्ट फर्स्ट एंड अपील लेटर, वो उसमें क्या क्या हो रहा है। अब ये चीज़ आपको शायद याद हो कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 अक्टूबर 2014 में
नाफिज किया गया, जिसके अंदर ये चीज़ कही गई थी कि कुछ डेडलाइंस, कुछ टाइम लिमिट्स, कुछ टाइम फ्रेम्स दिए जा रहे हैं कि जिन डेट्स तक कानून को बदला जाएगा और उसकी शक्ल में तब्दीली लाई जाएगी। और उनमें से एक चीज़ ये थी कि अपील के राइट्स कम किए जाएं और लोगों के पास जो अभी हर तरह का अपील का राइट था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2014 ये अक्टूबर की, वो राइट्स ख़त्म किए जाएं और उनको मौका ये दिया जाए कि अगर उन्होंने कोई अपील करनी है तो वो कंट्री से बाहर जाके अपनी कंट्री से करें। अब इसके ऊपर जो 3 तरह की अपीलें सर्वाइव कर गई वो थी, एक जहाँ पे आपने असाइलम किया, आपका असाइलम रिफ्यूज़ हुआ, उसके खिलाफ आपको अपील का राइट मिलता है। दूसरा, अगर आपने असाइलम किया था और आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला और आपका रेफ्यूजी स्टेटस रिवोक किया जाता है, उसके ऊपर आपको अपील का राइट मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली और वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जाती है, उसके ऊपर आपको अपील का राइट मिल सकता है। अब जब आपने एप्लीकेशन की, चाहे आपके पास लीव टू रिमेन थी या नहीं थी, वैलिड स्टेटस था या नहीं था, अब वो मैटर नहीं करता। अब ये मैटर करता है कि अगर इन 3 में से किसी एक सिचुएशन में आपका केस आता है तो आपको इन कंट्री अपील का राइट मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि जो होम ऑफिस ने इसका रास्ता निकाला है इन अपीलों से बचने का और इनसे दूर भागने का, वो है सेक्शन 94। सेक्शन 94 के तहत वो क्या करते हैं, वो उसको सर्टिफाई कर देते हैं एज क्लियरली अनफाउंडेड। सर्टिफाई करने का मतलब क्या है? होम ऑफिस का जो केस वर्कर आपके केस पे काम कर रहा है वो कहता है आपके केस में कोई जान नहीं है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जज के सामने जाके किसी कोर्ट के अंदर कामयाब हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ आपके केस के अंदर कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है उस केस के जीतने की, इसलिए उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है। यानी कि मैं एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं कि ये केस आगे जाके इसको अपील का राइट नहीं मिलना चाहिए। उसको चैलेंज करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं और उस सर्टिफिकेशन को चैलेंज करें कि इसको गलत सर्टिफाई किया गया। अक्सर उसमें यह होता है कि जब हम GLD के पास जाते हैं, यानी गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट के पास वो केस जाता है, ये वो लोग हैं जो वकील होते हैं होम ऑफिस के लिए। जब उनके पास केस जाता है तो हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं कि इसके अंदर हमें अपील का राइट मिलना चाहिए, और कई दफ़ा GLD की तरफ से हमें एक कंसेंट ऑर्डर आ जाता है कि हम इसको साइन कर दें तो आपको एक मौका मिल सकता है कि होम ऑफिस आपका केस रिकन्सिडर करे। 9 out of 10 टाइम्स उसमें आमतौर पर यही होता है कि अगर वो रिकन्सिडर करते हैं और कंसेंट ऑर्डर साइन किया जाता है तो उसमें हम पहले उनसे एग्री करवा लेते हैं कि अगर इसको रिफ्यूज़ किया गया तो इसमें इन कंट्री अपील का राइट दिया जाएगा, तो फिर आपको उस पर अपील का राइट मिल सकता है। सर्टिफिकेशन को चैलेंज करने का यही तरीका होता है। अब मेरा ख्याल है नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो बुखारी जी। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक है ठीक है। मैंने पूछना सी, मैं ਅਸੀਂ FLRSP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ओके। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। सही। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ? सर जी, मिल भी सकती है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ सिचुएशन की है? फैमिली ਤੁਹਾਡੀ है नाल, बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ओके, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ओके, चलो ठीक है, मैं ਦੱਸਣਾ ਜੀ। देखो, सब तो पहले तो मैं वही गल एग्जैक्टली जी कर रहा सी कि जी सर्टिफिकेशन अगर हो जाती है तो फिर की किया जाता है। तो केस यही हुआ है, तुसी FLR एप्लीकेशन की, उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की, ह्यूमन राइट्स की थोड़ी एप्लीकेशन सी, उन्होंने सर्टिफाई कर दिता होना सेक्शन 94 के तहत कि जी इनू इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं मिलना चाहिए। हुण तुसी अगे उन्होंने चैलेंज किया, तुसी जुडिशियल रिव्यू ले लई, जी पहली स्टेज होंदी है उन्होंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया जाता है। तुसी प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, उहदे च उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है असी केस नू रिकनसिडर करने को तैयार हाँ। नाउ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜहाँ तक ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि इन कंट्री तुसी अपील कर सको। ठीक है सर जी, बेस्ट ऑफ लक विदार जी। नाज़रीन, हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपना सिलसिला जारी रखेंगे। थोड़ी सी देर में फिर से मिलते हैं।